गुड मॉर्निंग एवरीवन बच्चों। आज हम जियो का फर्स्ट लेसन कर रहे हैं, जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। और ये है आपकी दूसरी किताब भारतीय भूगोल के बारे में। सबसे पहले हम भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का 7वां स्थान है। सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद में कनाडा, चीन, यूएसए का मतलब है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 5वां स्थान है ब्राज़ील, छठा है ऑस्ट्रेलिया और 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल के अनुसार। भारत का कुल क्षेत्रफल है 2.4%। उसके बाद में जनसंख्या की बात करें तो क्षेत्रफल में 7वां स्थान, लेकिन जनसंख्या में है दूसरा स्थान। चीन की जनसंख्या 2011 में 134 करोड़ थी, लेकिन भारत की जनसंख्या है वो 2011 में 121.02 करोड़ थी। तो दो डाटा तो आपको ये याद करने हैं। एक भारत का क्षेत्रफल में भारत 7वें स्थान पर है, जनसंख्या में भारत दूसरे स्थान पर है और पूरे विश्व में हर छठा व्यक्ति भारतीय है। तो ये दो आंकड़े जनसंख्या के। उसके बाद में हम बात करते हैं जनगणना की। तो भारत में सबसे पहली जनगणना है वो 1872 में शुरू हुई थी, लेकिन कुछ कारणों से पूरे भारत में जनगणना नहीं हो पाई। तो संपूर्ण भारत की जनगणना है वो 1881 में शुरू होती है और 2011 में भारत की 15वीं जनगणना हुई थी। अब भारत के बारे में एक बात और है कि भारत है वो गाँव का देश है और भारत की अधिकतर जनसंख्या है वो गाँव में रहती है, लेकिन भारत का आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। उसका कारण है कि भारत में जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़ती जा रही है और जनसंख्या के मुकाबले संसाधनों का विकास है वो बहुत कम गति से हो रहा है। तो भारत की लगभग आज भी 68.84% जनसंख्या है वो गाँव में रहती है, लगभग 69% जनसंख्या गाँव में रहती है। भारत में कुल गाँव की संख्या है वो 6,40,000 है। कुछ देश तो ऐसे हैं जहाँ पर इतनी जनसंख्या भी नहीं है, लेकिन भारत में कुल गांव की संख्या है वो 6,40,000 है। तो आपको सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल 2.4%, क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर, जनसंख्या में दूसरे स्थान पर 17.5%, कुल जनसंख्या 121.02 करोड़। उसके बाद में जनगणना कब शुरू हुई थी? 1872 में, लेकिन संपूर्ण भारत की जनगणना है वो 1881 में हुई थी। हम मुख्य रूप से आंकड़ा याद करेंगे 1881 15वीं जनगणना थी। भारत की कितनी आबादी गांव में रहती है? तो 68.84% या 69% राउंड फिगर में देख सकते हैं कि भारत में 69% जनसंख्या है वो गांव में रहती है और भारत में गांव की कुल संख्या 6,40,000 गांव है। अब अगर बुक की बात करें, आपके पास बुक है तो सबसे पहले आते हैं जनसंख्या का आकार, जिसमें आपको ये मिलेगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत की जनसंख्या कितनी है। अब भारत से कुछ बड़े देश हैं जैसे कि रूस है, लेकिन रूस की जनसंख्या है भारत से बहुत कम, क्षेत्रफल में भारत से 5 गुना बड़ा है, लेकिन जनसंख्या भारत से बहुत कम। इसी प्रकार कनाडा है, चीन है। चीन की जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार भारत से लगभग चीन भी 3 गुना बड़ा है। तो जनसंख्या के आकार में आपको सभी आंकड़े मिल जाते हैं। जनसंख्या और आर्थिक विकास की बात करें तो आपको बता दिया है कि भारत की जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़ती जा रही है, उसके मुकाबले में संसाधनों का विकास कम हो रहा है। संसाधनों का अर्थ होता है कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुएं वो संसाधनों के अंतर्गत आती है। उसके बाद में हम जब आप अगले पेज पर चलते हैं तो जनसंख्या का वितरण आता है। जनसंख्या के वितरण में भारत के में ही राज्यों के अनुसार वितरण दिखाते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या मिलती है। अगर 2011 के आंकड़ों की बात करें तो भारत के यूपी या उत्तर प्रदेश में लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है, लगभग 20 करोड़ है। राउंड फिगर बात करें तो 19 करोड़ 95 लाख जनसंख्या है उत्तर प्रदेश अकेला है। लगभग 20 करोड़ या 19 करोड़ 95 लाख जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। दूसरा स्थान है वो महाराष्ट्र का आता है। महाराष्ट्र में 11.23 करोड़ जनसंख्या महाराष्ट्र में है। और भारत के 5 मुख्य राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उसके बाद में है पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल और उसके बाद में आंध्र प्रदेश। ये लगभग भारत की 50% जनसंख्या 5 राज्यों में रहती है। तो जनसंख्या के वितरण में आपको कुछ आंकड़े देने हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद में आपको महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में जनसंख्या है। अब
अब 2011 में आंध्र प्रदेश 5वें स्थान पर था, लेकिन उसके बाद में आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया था, तो उससे अलग एक राज्य बना था तेलंगाना। लेकिन 2021 तक आपको यही आंकड़े मिलेंगे। उसके बाद में है कि भारत की 1/4 जनसंख्या है वो सिर्फ 2 राज्यों में 25% जनसंख्या उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 2 ही राज्यों में रहती है। अब जनसंख्या की दृष्टि से तो 2 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र होते हैं, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और दूसरा राज्य आता है मध्य प्रदेश। दोनों का हमें कंपैरिजन करना है कि यहाँ पर कितने प्रतिशत लोग रहते हैं और कितना प्रतिशत इनका क्षेत्र है। तो जनसंख्या वितरण का आपको पूरा टॉपिक है बताना है। एक राज्य ऐसा भी है जहाँ पर जनसंख्या सबसे कम है, सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या लगभग 6 लाख है। एक राज्य ऐसा है जहाँ पर लगभग जनसंख्या 20 करोड़ है। इन सभी का कंपैरिजन जनसंख्या वितरण में आपको करना है। अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं, जो आपको बारी बारी आपके सामने आएंगे। सबसे पहला है भौतिक कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भौतिक कारक। भौतिक कारक है वो जलवायु से संबंधित है। अब इसमें अगर एक पॉइंट बनाने की बात करें तो सबसे पहले हम लिखते हैं जलवायु। जैसे हमने एक पहला पॉइंट बना दिया जलवायु। अब इसमें सिंपल हमें लिखना है कि जिस क्षेत्र की जलवायु मनुष्य बसाव के अनुकूल है वहाँ पर जनसंख्या अधिक रहती है, या जहाँ पर औसत तापमान पाया जाता है वहाँ पर जनसंख्या अधिक रहती है। जैसे कि तटीय क्षेत्रों में जहाँ पर ना अधिक तापमान होता है ना कम तापमान होता है। दूसरा पॉइंट है इसी भौतिक कारक में अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं मृदा। जिस क्षेत्र की मृदा है वो उपजाऊ होती है, कृषि के अनुकूल होती है, वहाँ पर जनसंख्या अधिक रहती है। जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, क्योंकि यहाँ से गंगा नदी बहती है और मृदा उपजाऊ है। तीसरा पॉइंट इसी में हम लिखते हैं तो उच्चावच। उच्चावच का मतलब होता है किसी स्थान का अत्यधिक ऊंचा और नीचा होना। जो स्थान ऊबड़ खाबड़ होते हैं वहाँ पर जनसंख्या कम रहती है। इसके विपरीत जो भूभाग समतल होते हैं वहाँ पर जनसंख्या है वो अधिक रहती है। जैसे कि समतल मैदानों में, पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम रहती है। चौथी पॉइंट की बात करें तो जल या जल की उपलब्धता। जहाँ पर जल उचित मात्रा में शुद्ध जल मिलता है वहाँ पर जनसंख्या अधिक रहती है, क्योंकि जल का उपयोग है जीवन यापन के लिए प्रत्येक कार्य में होता है। घरेलू उपयोग है, ऐसे सिंचाई के लिए, ऐसे विद्युत बनाने के लिए, परिवहन के लिए जल का अत्यधिक उपयोग होता है। तो जहाँ पर जल अधिक मिलता है, जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान के पश्चिम में जल की कमी है, वहाँ पर जनसंख्या कम रहती है। इसके विपरीत जो मैदानी भाग है वहाँ पर जल है, नदियाँ बहती है, तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक रहती है। कुछ एक पॉइंट आते हैं जो कि भौतिक कारकों के अंतर्गत आते हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जलवायु में तापमान लिख देते हैं, वर्षा इसमें लिख देंगे, लेकिन जलवायु के अंतर्गत तापमान, वर्षा, आर्द्रता सभी जलवायु में आ जाते हैं। दूसरा आपका जो कारक है वो है सामाजिक आर्थिक कारक। सामाजिक आर्थिक कारक। अब सामाजिक का मतलब है, सामाजिक शब्द है वो समाज से बना है। एक ऐसा समाज जहाँ पर सभ्य लोग रहते हो वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। आर्थिक है वो, आर्थिक शब्द है वो आय से बना है, जहाँ पर जीवन यापन के साधनों, आय के साधनों, वहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। जैसे कि कुछ क्षेत्रों में जलवायु अच्छी नहीं होती, लेकिन वहाँ पर खनिज की उपलब्धता होती है। खनिज अत्यधिक, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, मैग्नीशियम, पेट्रोल आदि खनिज मिलते हैं, वहाँ पर जनसंख्या अधिक रहती है। जैसे कि हम बात करें झारखंड की, झारखंड एक गरीब राज्य है, वहाँ की जलवायु है वो कठोर है, लेकिन जंगली क्षेत्र है। उसके बाद वहाँ पर जनसंख्या अधिक का कारण है क्योंकि वहाँ पर खनिज बहुत अधिक मिलते हैं। दो कारक। तीसरा इसमें आप कारक की बात करें तो कुछ एक आता है जनांकीय कारक। जनांकीय कारक भी जनसंख्या वितरण पर प्रभाव डालता है। जनांकीय कारक में आता है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, तीन आते हैं। जन्म दर यानी कि जहाँ पर जन्म दर अधिक होगी वहाँ पर जनसंख्या अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ती है, जैसे कि भारत। दूसरा आता है मृत्यु दर। जहाँ पर मृत्यु दर अधिक होती है वहाँ पर जनसंख्या तीव्र गति से घटती है, जैसे कि फ्रांस है, स्वीडन, ब्रिटेन आदि देशों में, जहाँ पर की जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है। तीसरा कारक है प्रवास। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना है, वो प्रवास कहलाता है। जैसे हम अपने घर से स्कूल आते हैं तो वो, या स्कूल से घर जाते हैं तो वो भी एक प्रवास है। अब प्रवास के कारक की बात करें तो प्रवास के दो कारक हैं, आप्रवास, दूसरा है उत्प्रवास। आप्रवास का अर्थ होता है आना और उत्प्रवास का मतलब होता है जाना। जैसे हम घर से स्कूल जाते हैं तो स्कूल के लिए ये आप्रवास है क्योंकि आप स्कूल में गए हो, और घर से निकले हो तो घर के लिए उत्प्रवास है। तो प्रवास भी जनसंख्या को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल के तौर पर
एक की जनगणना में नागालैंड में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे तीव्र थी, लेकिन 2011 की जनगणना के अंतर्गत उसी राज्य नागालैंड में जनसंख्या है वो कम हुई थी। कारण क्या था कि लोग नागालैंड राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में दूसरे क्षेत्रों में चले गए। वो किसी भी कारणवश हो सकता है, वो रोजगार के लिए हो सकते हैं, वो युद्ध जैसे हालात हो जाते हैं, या फिर घरेलू दंगे हो जाते हैं, उसकी वजह से भी जा सकते हैं। तो 3 कारक है इसमें, एक आपका आएगा भौतिक कारक, दूसरा है सामाजिक आर्थिक कारक और तीसरा है जनांगीय के कारक। इससे भी जनसंख्या के वितरण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। थैंक यू।